हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा आप सभी का करियर बिल्डअप में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो 2022 और 23 की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 2023 में अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उससे पहले हम लोग को कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग इसके को रिलेटिव करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर को चुनना है। यहाँ क्वेश्चन का डिमांड है कि जो ट्रूथ क्वेश्चंस है, मतलब ट्रूथ कथन जो है उसको हम लोग को चुनना है। तो नंबर पहला कथन है, जीपीएस और नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। किसके कारण? सौर तूफान के कारण जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है। नंबर 2 है, विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामी की घटनाएं देखी जा सकती है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि की घटनाएं हो सकती हैं। उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। ध्रुवीय कक्षा के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। और इसमें से सही उत्तर को चुनना है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन सामने दिख रहा है कि सी 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7 सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसमें से जो 2 ऑप्शन और 5 ऑप्शन है वो गलत है। दो कौन कौन गलत है? विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामी की घटनाएं देखी जा सकती है, ये ये जो है सौर तूफान के कारण नहीं बल्कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है। और नंबर 5 है, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि की घटनाएं हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को बढ़िया से डील करने के लिए सबसे पहले करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हम करंट अफेयर्स अभी आपके थोड़े देर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला कूट दिया हुआ है ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वसुंधरा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? उपयुक्त में से कौन पूर्वी घाट से निकलती है? ध्यान रहे, पूर्वी घाट से निकलती है। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो नागावली और वंशधारा नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है, जबकि ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। फिलहाल इसको डिटेल से जानने के लिए और ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों रहा है, इसके लिए बने रहिए। और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन। और नीचे क्वेश्चन का डिमांड किया गया है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। इसमें से सही उत्तर कौन है? तो ये जो चारों है, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन, ये चारों जो है ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इसका आप आंसर देख रहे हैं। और ये चर्चा में क्यों रहा है, इसका डिटेल से व्याख्या अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक है कोरोनल होल। आखिर कोरोनल होल है क्या? हाल ही में नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची है जो आँखों और मुस्कान जैसी दिखती है। इन धब्बों को कोरोनल होल कहा जाता है, जो पराबैंगनी प्रकाश में देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें सामान्य आँख से नहीं देखा जा सकता। यही है कोरोनल होल। एक पिक्चर आप देख रहे होंगे जो किसी हंसता हुआ व्यक्ति के तरह दिख रहा है। फिर कोरोनल होल, इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तेज और हवा अंतरिक्ष में फैलती है। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेनेटरी स्पेस के लिए खुला होता है, जिससे सौर सामग्री तीव्र धारा और गति के साथ सौर तूफान में परिवर्तित हो जाती है, जिसे भू चुंबकीय तूफान कहा जाता है। उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में काफ़ी गहरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें सौर सामग्री कम होती है। कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं। कोरोनल होल
कोई अनोखी घटना नहीं है, यह सूर्य के लगभग 11 साल के सौर चक्र में दिखाई देती है। कोरोनल होल और न्यूनतम सोलर यानी सोलर मिनिमम के दौरान अधिक अवधि तक हो सकते हैं। एक ऐसी अवधि जब सूर्य पर किसी प्रकार की गतिविधि काफ़ी कम हो जाती है। इसका महत्व क्यों है? कोरोनल होल पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष के वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारी तकनीक और अंतरिक्ष यात्री को सुविधा होती है। भूचुंबकीय तूफान जियोमैग्नेटिज्म स्टॉर्म क्या है? सौर तूफान सूर्य के धब्बों यानी सूर्य पर अंधेरे क्षेत्र जो आसपास के फोटोस्फीयर और वातावरण की सबसे निचली परत की तुलना में ठंडे होते हैं, सूर्य के धब्बों से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा से निकलने के दौरान उत्पन्न होते हैं और कुछ मिनटों या घंटों तक रह सकते हैं। भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता से संबंधित है, जो तब आते हैं जब सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का कुशल आदान प्रदान होता है। मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह को हानिकारक सौर एवं ब्रह्मांडीय कण विकिरण से बचाता है। साथ ही यह पृथ्वी को सोलर विंड सूर्य से प्रभावित होने वाले आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये तूफान सोलर विंड से भिन्नता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के प्रवाह, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं। भूचुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली सौर पवनें मुख्य रूप से मैग्नेटोस्फीयर में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली सौर पवनें पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत उच्च गति से काफ़ी लंबी अवधि यानी कई घंटों तक प्रवाहित होती है। यह स्थिति सोलर विंड से ऊर्जा को पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में स्थानांतरित करने हेतु प्रभावी है। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आने वाले सबसे बड़े तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े होते हैं, जिसके तहत सूर्य में एक अरब टन या उससे अधिक प्लाज्मा इसके एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी पर आता है। CME यानी कोरोनल मास इंजेक्शन का आशय प्लाज्मा एवं मैग्नेटिक फील्ड के व्यापक इंजेक्शन से है, जो सूर्य के कोरोना यानी सबसे बाहरी परत से उत्पन्न होता है। अब जो क्वेश्चन हमने पूछा था, शायद इस क्वेश्चन को आप अब कर लीजिएगा। यदि कोई मुख्य सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा संभव प्रभाव होंगे? नंबर 1, GPS और नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है। विश्वतीय क्षेत्र में सुनामी की घटनाएं देखी जा सकती हैं, तो ये गलत है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, सही है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती है, ये भी सही है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नि की घटनाएं हो सकती है, तो ये गलत है, दवाग्नि की घटनाएं नहीं होगी। उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है, ये भी सही है। क्षुद्रीय ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये भी सही है। तो ये 5 जो है सही है, इसमें से आपका 2 और 5 जो है गलत है। अब चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या को देख लेते हैं। 10 मई 2022 को सूर्य ने एक मजबूत सौर तूफान या सौर प्रज्वाल उत्सर्जित किया, जो ईडीटी पर सुबह 9:55 में चरम पर था। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, जो लगातार सूर्य की स्थिति का अवलोकन करती है, ने इस घटना की एक छवि कैप्चर की यानी फोटो कैप्चर की। सौर प्रज्वलन ऊर्जा की शक्तिशाली विस्फोट है। रात के समय आकाश में अक्सर तूफानों को सुंदर ज्योति के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे पृथ्वी पर बिजली के ग्रिडों और नेविगेशन सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर सकता है। सूर्य की सतह से एक विशाल सौर तूफान यानी सौर प्रज्वाल उत्पन्न हुआ, जिसने एक तीव्र चुंबकीय तूफान उत्पन्न करते हुए रेडियो तरंगों, दूरसंचार नेटवर्क और बिजली प्रणालियों को बाधित कर दिया। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक से बर्फ के कोर के विश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी की बर्फ के भीतर एक अत्यधिक सौर सुनामी के प्रमाण प्राप्त किए हैं। बड़े पैमाने पर प्लाज्मा के भंडार के बाद एक चुंबकीय बांध बनता है। सौर चक्र के अंत में यह चुंबकीय बांध टूट सकता है और ध्रुवों की ओर सुनामी की तरह भारी मात्रा में प्लाज्मा
वेकेस्टिंग मुक्त करता है, इसलिए कथन 1, 3, 4, 6 और 7 सही है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मच्छू नदी। मच्छू नदी आखिर कौन सी नदी है और ये कहाँ है? हाल ही में गुजरात के मोरबी ज़िले में मच्छू नदी पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज गिर गया। ये गुजरात में है। सस्पेंशन ब्रिज आपको पता होगा कि हाल ही में न्यूज़ में रहा है कि गिरने से कई आदमी की मौत हो गई है, जिसमें लगभग 135 लोग मारे गए हैं। सस्पेंशन ब्रिज या झूलता पुल वर्ष 1877 में मोरबी रियासत के शासक सर बागजी ठाकरे द्वारा बनाया गया था। इसे मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। सस्पेंशन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल होता है जिसमें डेक यानी मुख्य पथ को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटका दिया जाता है। पुल के दोनों छोर पर ठोस एवं कड़े गार्डर, 2 या 2 से अधिक मुख्य सस्पेंशन तार, टावर और केबल एंकरेज इस पुल के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। मुख्य तार टावरों के बीच सस्पेंडेड यानी झूलता हुआ होता है और एंकरेज या पुल से जुड़ा हुआ होता है। डेक मुख्य पथ का वजन एवं उस पर आवागमन करने वाले यात्रियों का भार संभालने का काम वर्टिकल सस्पेंडर्स करता है। इस डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि सस्पेंशन तार पर पड़ने वाला भार दोनों छोर के टावरों पर हस्तांतरित हो जाता है और फिर एंकरेज केबल्स के माध्यम से यह भार लंबवत संपीड़न द्वारा जमीन पर पड़ता है। देखिए सस्पेंशन ब्रिज का एक फोटो है, इसी टाइप का सस्पेंशन ब्रिज होता है जिसमें भार जो है दोनों पॉइंट पर होता है, दोनों टावर के पॉइंट पर होता है। मच्छू नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मच्छू नदी है कहाँ? तो ये आप देख लीजिए, गुजरात का भाग है। गुजरात का भाग में यही जो पीला वाला भाग है यही मच्छू नदी है। परिचय मच्छू नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परिचय: मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में 141.75 किलोमीटर तक बहते हुए समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बेटी, असोई, जुमरी, बेनिया, मच्छोरी, महाअछ। मच्छू नदी की सहायक नदियां हैं। बांध: सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। मोरबी जिले का महत्व क्या है? यह सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सिरेमिक का लगभग 70% मोरबी के उत्पादित किया जाता है, मोरबी में उत्पादित किया जाता है और यहाँ निर्मित सिरेमिक टाइलें मध्य पूर्व, पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों को निर्यात की जाती है। अब इससे संबंधित आपसे एक क्वेश्चन हम पूछे थे कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा उपयुक्त में से कौन से पूर्वी घाट में निकलती है? तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पर जो है 2 और 4 यानी नागावली और वंशधारा जो है वो पूर्वी घाट से निकलती है। तो इसके थोड़ा सा व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी, जिसे दक्षिण की कोयल के नाम से जाना जाता है, झारखंड के रांची के नगरी गांव के पास से निकलती है। अतः कथन एक सही नहीं है। जो ये ब्राह्मणी नदी है वो रांची के नगरी गांव के आसपास से निकलती है। नागावली नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित लाखबहल के पास पूर्वी घाट से निकलती है। लांगुल्या नागावली नदी का दूसरा नाम है। अतः कथन 2 सही है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची जिले के नगरी गांव के पास छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। वंशधारा नदी उड़ीसा के पास पूर्वी घाट से निकलती है और भमीनी मंडल में श्री काकुकुलम जिले में प्रवेश करती है एवं अंत में कालिंगपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः 4 सही है, यानी विकल्प भी सही है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक आयोजन होने वाली राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड
एवं मिस्र सहित 10 देशों के 1500 से अधिक आदिवासी कलाकार प्रतिभाग करेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 छत्तीसगढ़ी भाषी जिले को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। यहाँ 1,35,190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत में इस्पात और विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, जो भारत में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 15% उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से अपने कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध है, जो लगभग 80% कार्यबल के लिए जिम्मेदार है। चावल के उत्पादन के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चावल का कटोरा। सीमावर्ती राज्य, इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी भाषा जो है छत्तीसगढ़ी है, और हालांकि यहाँ हिंदी भी लोकप्रिय है। जनजातियाँ यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, तो इस राज्य की कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनमें मिरियम, बैगा, कमर, हलबा, गोंड, भूमजा, गवार आदि है। इसमें गोंड काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है। प्रमुख त्यौहार जो यहाँ मनाया जाता है, आदिवासी समाजों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ उल्लेखनीय त्यौहारों में बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, कोरिया मेला, फागुन वाइफ, माइड महोत्सव, गोंचा महोत्सव, पोलो महोत्सव और अन्य शामिल हैं। खनिज संसाधन के मामले में यहाँ देखें तो यहाँ कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट जैसे खनिज का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा इस राज्य में बॉक्साइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। इस राज्य में भारत के टीन अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां टीन कंसंट्रेट्स का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण नदियां, इस राज्य में महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नामक 4 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत महानदी शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हसदो, पैरी और सोदूर प्रमुख नदी शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। और यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सेराम सोट वन्य जीव अभ्यारण्य, बरनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदन वन्यजीव अभ्यारण्य, पाइथन फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती जंगली भैंस वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ टाइगर रिजर्व की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का मैप देख लेते हैं, तो देख लीजिए, एक साइड मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश से है, फिर झारखंड से घिरा हुआ है, उसके नीचे उड़ीसा से घिरा हुआ है, और उसके नीचे आते हैं तो एकदम छोटा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, फिर तेलंगाना से सटा हुआ है, फिर महाराष्ट्र से सटा हुआ है, और फिर ऊपर मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का स्थिति है, मैप है। तो चलिए अब आने वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैसा क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूं, अब यहाँ शायद इस क्वेश्चन को आप करने के लिए लायक हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, टीन। तो ये चारों खनिज संपदा जो है छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मदुमलाई टाइगर रिजर्व है क्या। वन विभाग सेना अस्पेक्टाबिलिटी जैसे आक्रामक प्रजातियों के प्रसार से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपना रहा है, जो नीलगिरी पहाड़ी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में तेजी से फैल रहा है। सेना अस्पेक्टलाइबिलिटीज
और लैंटाना कमारा जैसे आक्रामक खरपतवार नीलगिरी के विशाल क्षेत्र में फैल गए हैं। ये एक तरह का खरपतवार है, लैंटाना कमारा। आक्रामक खरपतवार का स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे स्थानीय प्रजातियों की भीड़ और वन्यजीव के लिए भोजन की उपलब्धता सीमित हो जाती है। मदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परिचय। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो केरल में है, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, के साथ एक आम सीमा है जो बाघ और एशियाई हाथी जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करता है। मदुमलाई बाघ अभ्यारण्य उन 14 भारतीय बाघ अभ्यारण्यों में से एक है जिन्हें लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संरक्षण आश्वासन या बाघ मानक का दर्जा दिया गया था। मदुमलाई की जलवायु समशीतोष्ण है। या दिसंबर के महीने या जनवरी के शुरुआत के दौरान ठंडे मौसम का अनुभव करती है और मार्च एवं अप्रैल के महीने में गर्म मौसम रहता है। महत्वपूर्ण वनस्पति और जीव देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इनमें लंबी घास उगती है जिसे आमतौर पर एलिफेंटा ग्रास भी कहा जाता है। साथ ही विशाल किस्म के बांस, सागवान, शीशम आदि मूल्यवान लकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसमें स्थानिक वनस्पतियों की कई प्रजातियां हैं। इन प्राकृतिक आवासों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जिसमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांभर, चीतीदार हिरन, भौंकने वाला हिरन, माउस हिरन, लंगूर, मालाबार, विशालकाय गिलहरी, जंगली कुत्ता, नेवला, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा शामिल है। इस रिजर्व में पक्षियों की 260 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 8% प्रजातियां मदुमलाई में है। तमिलनाडु में अन्य टाइगर रिजर्व अन्नामलाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विषय। अन्नामलाई पहाड़ियों को काटकर बनाया गया यह टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, जो अपने आप में 25 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। इस रिजर्व में उष्णकटिबंधीय वन, 16 जंगलों, बांस के पेड़ों और विशाल घास के मैदान सहित विविध आवास शामिल है। वनस्पति और जीव। बाघ के अलावा यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों में गौर, स्लोथ बियर, हाथी, पेंगोलिन, हिरन और पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां शामिल है। यहाँ अमरावती बांध जलाशय में मगरमच्छ को देखा जा सकता है। कलक्कड़ मुंडनथुराई। परिचय। कलक्कड़ मुंडनथुराई के बारे में जरा देख लेते हैं। इसे लोकप्रिय रूप से KMTR के रूप में जाना जाता है। यह रिजर्व वर्ष 1988 में मौजूदा और निकटवर्ती कालक्कड़ एवं मुंडनथुराई वन्यजीव अभ्यारण्यों से मिलकर बनाया गया है। कालक्कड़ और मुंडनथुराई को तमिलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है। यह 14 नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है। यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी IUCN द्वारा भारत में पौधों की विविधता और स्थानिकता के 5 केंद्रों के रूप में संदर्भित किया गया है। वनस्पति और जीव। बाघों के अलावा यहाँ पर सांभर, चीतीदार हिरन, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ते के साथ बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियाँ, सरीसृप आदि है। सत्यमंगल का एक परिचय देख लेते हैं। वर्ष 2013 में एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में यह नीलगिरी के मध्यम से पूर्वी और पश्चिम घाटों के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार इनमें 83 बाघों और 111 तेंदुओं को चिन्हित किया गया। आप श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई के बारे में जान लेते हैं। इसका परिचय। राज्य में नवीनतम टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, इसको SMTR का गठन फरवरी 2021 में मेघामलाई और श्रीविल्लीपुथूर वन्य जीव अभ्यारण्यों को मिलाकर किया गया था। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। SMTR बोले तो श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी
कलकक्कड़ मुंडुनथुराई रिजर्व से सटा हुआ है। वनस्पति और जीव। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती एवं नम मिश्रित पर्णपाती वन तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आप थोड़ा मैप देख लीजिए, मैप के माध्यम से शायद आपको समझ में आएगा। इस मैप में देख लीजिए, सबसे लास्ट में भारत का किनारे वाला जो हिस्सा है, ये पूर्वी साइड में यही है तमिलनाडु का क्षेत्र, और यहीं पर सारा चीज़ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश उसके ऊपर है, बगल में आपका कर्नाटक पड़ता है, और उससे पश्चिमी साइड में सटा हुआ है केरल। तो ये आपका देख लीजिए मैप है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो शायद इस क्वेश्चन को आप देख के अब बना सकते हैं। नैयर, पेम्पारा एवं शेरदूने वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मदुमलाई, सत्यमंगलम और वन्यनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कैंडिल गुलाड ब्रह्मोत्सवरम और पापीकोंड वन्यजीव अभ्यारण्य और मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, कवाल और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो इसका जो एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैयर, पेपारा एवं सुदेर्न वन्यजीव अभ्यारण्य और कालाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IMT त्रिलाट। ये एक सैनिक अभ्यास है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास IMT त्रिलाट के पहले संस्करण में भाग लिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास डार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है। ये तंजानिया का मैप देख लीजिए, और अभ्यास यहीं पर हो रहा है। ये तंजानिया कहाँ है? बगल में मेडागास्कर द्वीप है, ये अफ्रीका में पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ तंजानिया है, और तंजानिया के नीचे मोजाम्बिक पड़ता है, उसके बगल में जिम्बाब्वे पड़ता है, उसके ऊपर में उरुग्वे, और उसके पूर्वी तट पर केन्या पड़ता है। ये तंजानिया का मैप है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का मुख्य विशेषता क्या है? भारत की भागीदारी। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट INS तर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस विशेष बल द्वारा किया जाता है। उद्देश्य प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता विकास करना, अंतर संचायनीयता बढ़ाना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना। इसका महत्व क्यों है? ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्र में सभी के लिए सागर सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत तथा भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अभ्यास, इसीलिए ये पहला संस्करण का, इसीलिए ये आयोजित किया गया है। और ये आयोजित कहाँ किया गया है आपको मैप में दिखा दिए हैं, तो तंजानिया में आयोजित किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। ये आखिर है क्या फुटबॉल फॉर स्कूल पहल? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल है क्या? परिचय इसका देख लेते हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम खेल को जीवन का अभिन्न आयाम बनाने और लोगों को बहुआयामी बनाने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसका उद्देश्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को प्रोत्साहित करने वाली पहल है। उद्देश्य इसका क्या है? मूल्यवान जीवन कौशल और दक्षताओं के साथ शिक्षार्थियों, लड़कों या लड़कियों को सशक्त बनाना है। लोगों तथा खेल और जीवन कौशल गतिविधियों को पहुंचाने के लिए कोच शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सशक्त बनाना। फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल शिक्षण का संचालन करने के लिए हितधारकों, स्कूल, सदस्य संघों और सार्वजनिक निकायों की क्षमता में वृद्धि करना। साझेदारी, गठबंधन तथा अंतर क्षेत्रीय सहयोग की सुविधा के लिए
सरकार और भाग लेने वाले स्कूल के बीच सहयोग बढ़ाना। फीफा के बारे में जानते हैं, फीफा है क्या? इसका विषय फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की निगरानी के लिए की गई थी। फीफा में अब 211 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। उद्देश्य: फीफा का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का प्रसार करना तथा सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है। यह वर्ष 1930 में शुरू हुआ पुरुष विश्व कप तथा वर्ष 1991 में शुरू हुए महिला विश्व कप सहित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के संगठन और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध है तथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड का भी सदस्य है, जो फुटबॉल के नियमों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। फीफा के संबंध 6 क्षेत्रीय संघ: एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC एशिया व ऑस्ट्रेलिया के लिए शासी निकाय है। अफ्रीका फुटबॉल परिसंघ CF में 56 सदस्य हैं। कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल कॉन्सेफ में 41 सदस्य हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सुदामेरिकान डी फुटबॉल 10 सदस्यों वाला एक दक्षिण अमेरिकी महासंघ है। और ओशिनिया फुटबॉल महासंघ यानी OFC में न्यूजीलैंड सहित 14 सदस्य हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ UEFA 55 सदस्यों के साथ यूरोप के लिए शासी निकाय है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है। यह भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल थीम के संचालन का प्रबंधन करता है और कई अन्य प्रतियोगिताओं तथा टीमों के अलावा भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता आई लीग में भी नियंत्रित करता है। AIFF की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा संबद्धता प्राप्त की थी। वर्तमान में इसका कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में है। भारत वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। अब थोड़ा छोटा टॉपिक को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को UPSC में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन। भारत के राष्ट्रपति आज ग्रेटर नोएडा में जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एकीकृत जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में नवंबर से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस मंच का उपयोग वैश्विक स्तर के निर्णयकर्ताओं, राजनेताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श हेतु किया जाएगा। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा है। यह आयोजन दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों तथा हितधारकों के एकीकरण में मदद करेगा और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की स्थिरता से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम में सम्मेलनों के साथ सेमिनार, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इस आयोजन में भाग लेंगे। अगला टॉपिक है हरित आयकर। आखिर हरित आयकर क्या है? आयकर विभाग ने 31 अक्टूबर 2022 को समाप्त होने वाले भारत सरकार के महीने भर चले विशेष स्वच्छ अभियान में बड़े उत्साह से भाग लिया। इसी दिन 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर की शुरुआत की है। इस विशेष पहल, याद रखें कि हरित आयकर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ही जो है हरित आयकर की शुरुआत की गई है। विशेष पहल के तहत आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में एवं उसके आसपास पेड़ लगाकर तथा सूक्ष्म वन विस्तार कर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। शब्द HRIT हरित वास्तव में हरियाली, अचीवमेंट,
रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स को संक्षिप्त रूप है। अब तीसरा टॉपिक है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम। मानगढ़ धाम है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने गुजरात के पंचमहल जिले में जम्मूगोड़ा में 860 करोड़ रुपए की लागत विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री गोधरा में श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नए परिसर वाकेड गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राइमरी स्कूल और स्मारक और दांडियापुरा गांव को राजा रूप सिंह नायक प्राइमरी स्कूल व स्मारक का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री गोधरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। वे गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्य विश्वविद्यालय के विस्तार कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। राजस्थान व गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित है। 17 नवंबर 1913 में गोविंदपुर के नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना जालियांवाला बाग से भी बड़ा था। दिल्ली के अभिलेखागार से मानगढ़ से जुड़े अधिकृत दस्तावेज जुटाने के बाद सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इन्वेस्ट कर्नाटक सम्मेलन। आखिर इन्वेस्ट कर्नाटक सम्मेलन है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को बंगलुरु कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भावी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही अगले दशक के लिए विकास एजेंडा निर्धारित करना है। 2 से 4 नवंबर तक मंगलुरु में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टमेंट कर्नाटक 2022 में 80 से अधिक सत्र होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में मुख्य रूप से उद्योग जगत के शीर्ष कारोबारी होंगे। इस सम्मेलन में कारोबार से जुड़ी प्रदर्शनियां और भागीदार देश के सत्र भी होंगे। भागीदार देश में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। इस सम्मेलन में कर्नाटक को विश्व के समक्ष अपनी संस्कृति प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। अब अगला टॉपिक है स्वास्थ्य परियोजना। आखिर स्वास्थ्य परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री 3 नवंबर 2022 को स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 324 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों की चाबियां भी सौंपेंगे। सभी को आवास उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का स्वास्थ्य पुनर्वास कर रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ निवास स्थान हेतु वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी विस्तार, जेलोरवाला बाग एवं कठपुतली कॉलोनी में ऐसे 3 परियोजनाएं शुरू की है। कालकाजी विस्तार परियोजना के तहत 3 स्टल क्लस्टर भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और कालकाजी स्थित जवाहर कैंप का स्वस्थानीय पुनर्वास चरण तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण के तहत पास के खाली वाणिज्य केंद्र स्थल पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3024 फ्लैटों का निर्माण किया गया। भूमिहीन शिविर में झुग्गी झोपड़ियों स्थल को एवं शिविर पात्र परिवारों को नवनिर्मित फ्लैटों के पुनर्वासित कर खाली किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधा से युक्त हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। क्या है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित करेगा। मेले का इस वर्ष का उद्देश्य स्प्रेड द वर्ल्ड है। 12 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आयोजन शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। शारजाह के
एक्सपो सेंटर में आयोजित इस मेले में विश्व के जाने माने पुरस्कार विजेता लेखक, बुद्धिजीवी और अन्य साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इस मेले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रकाशन विभाग पुस्तकों में रुचि रखने वाले उत्साही लोगों के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। इसमें विभिन्न विषयों पर कई भारतीय भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं भी उपलब्ध होंगे। अगला टॉपिक है ब्लैक सी ग्रेन पहल के स्थगन पर चिंता। ब्लैक सी ग्रेन आखिर है क्या? भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली ब्लैक सी ग्रेन पहल के स्थगन को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि इस कदम से दुनिया, विशेष रूप से दक्षिण देशों के सामने खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति की चुनौतियां बढ़ने की संभावना है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग डिबेट में भारत के अस्थायी मिशन के सलाहकार ने कहा कि काला सागर अनाज सौदे ने यूक्रेन में शांति की आशा की किरण प्रदान की थी और गेहूं तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने में मदद की थी। भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस पहल के परिणाम स्वरूप यूक्रेन में 90 लाख टन से अधिक अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों का निर्यात हुआ है, जिसने गेहूं एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने में योगदान दिया, जो खाद्य कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट से स्पष्ट होता है। दूसरा टॉपिक है आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। क्या है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूर की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमानों के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 चरण वाली ठोस मोटर से संचालित होने के साथ देश में ही विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन एवं गाइडलाइन एल्गोरिदम से लैस है। तीसरा जो है टॉपिक हमारा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या है? अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा कोलकाता के शांति निकेतन प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया। वे एक महान अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं। गौरतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमर्त्य सेन ने महालनोबिस के द्विविभागीय कमियों को दूर करने के लिए 4 विभागों वाला एक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे राजसेन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को उन्होंने प्रोफेसर KN राजा के साथ मिलकर तैयार किया था। उन्होंने जहां एक और समृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं बेरोजगारी उन्मूलन को प्राथमिकता देने की बात कही। सेन के अनुसार भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समुचित स्थानिक प्रोत्साहन तथा उत्पादन के कारकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सेन ने अकाल की बदलती प्राकृतिक एवं कारणों पर भी समुचित प्रकाश डाला। वर्ष 1999 में भारत में सम्मानित अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगा और क्या क्या कमी है, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।